मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूर्य। सूर्य आपका ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन चार ऑप्शन में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। आप सभी को बताना है कि गोबर गैस एक प्रकार की कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या फिर चूल्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बायोगैस, यानी कि गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो आप सभी बताएंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और कार्य का ऐसा ही मतलब होता है जूल। कार्य का ऐसा ही मतलब होता है जूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या हैं? नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय, वैकल्पिक स्रोत है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताएंगे कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या हैं? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? इन चार ऑप्शन में से बताना है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है कौन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पवनों का देश कहा जाता है किसको? तो आप सभी बताएंगे कि पवनों का देश किसको कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या फिर अमेरिका को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती हैं? आप सभी को बताना है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा किस में रूपांतरित करती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी को बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप सभी बताएंगे कि नाभिकीय विखंडन को प्रयुक्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो कैडमियम के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? ये आपका बीबीआई क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो आप सभी को बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है आपका कोयला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। आप सभी को बताना है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत आपका लकड़ी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को बताना है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात है। तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम ईंधन है। आप सभी को बताना है कि कौन एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैव गैस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जैव गैस एक प्रकार का उत्तम ईंधन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आपका एक अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर दीजिएगा कि एक विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आप सभी बताएंगे कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। इस प्रश्न ये चारों ऑप्शन गलत है। तो टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर बना है। और भागीरथी नदी कहाँ है? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। गंगा नदी, सतलुज नदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, यानी कि सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम विद्युत नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी बताएंगे कि कल्पक्कम विद्युत नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। देखिए, जो आपका कल्पक्कम विद्युत नाभिकीय संयंत्र है ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो देखिए, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपके राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन इन चार ऑप्शन में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है। तो आप सभी को बताना है कि नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितनी होती है। तो नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा आपकी होती है 20 मेगावाट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। आप सभी को बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा, जिसे हम लोग एसी कहते हैं, की आवृत्ति कितनी होती है। तो एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो आपके माइकल फैराडे ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तब का टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, आकर्षण बल उत्पन्न करती हैं, चालक पर बल उत्पन्न करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका आखिरी प्रश्न है कि विद्युत मोटर क्रिया आधारित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इन 4 ऑप्शनों में से विद्युत मोटर क्रिया किस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 35 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके पिछले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से देखकर याद कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कहते हैं चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।